नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दोस्तों, राज्य में फाइनली आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो ऐसे में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या विज्ञापन जारी होंगे, प्रवक्ता के रिजल्ट में क्या देरी होगी, इन सभी के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आचार संहिता से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ की गई हैं, उद्घाटन एवं लोकार्पण किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा। उत्तरायणी मेला फिर से रद्द हो चुका है और 201 पदों पर UKSSC के द्वारा भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज, उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा। कल चुनाव आयोग के द्वारा डेट घोषित कर दी गई है चुनाव की, तो इसलिए आचार संहिता लागू हो चुकी है। यहाँ पर देख लीजिए, यूपी में 7 चरणों में यानी कि 7 फेज में वोट डाले जाएंगे। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में 1, जबकि मणिपुर में 2 फेज में वोटिंग होगी। देख लीजिए यहाँ पर इस न्यूज़ को, थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देश भर में कोरोना और ओमिक्रॉन की चुनौतियों के बीच चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 7 फेज में होंगे, मणिपुर में 2 फेज में होंगे, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 फेज में चुनाव होगा। मतदान का सिलसिला 10 फरवरी से शुरू होगा और 7 मार्च तक चलेगा और 10 मार्च को काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, पहली बार उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की इस बार सुविधा दी है और कोविड की स्थितियों के मद्देनजर मतदान का समय भी 1 घंटे बढ़ाया गया है, यानी कि 6 बजे तक चुनाव होगा शाम के। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा ने तारीखों का ऐलान किया है और बताया कि उत्तर प्रदेश की 403, मणिपुर की 60, पंजाब की 117, उत्तराखंड की 70, गोवा की 40 विधानसभा सीटों को मिलाकर कुल मिलाकर कितनी सीटें हो जाती हैं? 690 में 18.38 करोड़ मतदाता यहाँ पर मतदान करेंगे। ठीक है, मतदान केंद्रों की संख्या 2,15,000 से अधिक बनाई गई है और इस बार एक मतदान केंद्र में 1500 की बजाय 1250 मतदाता वोट करेंगे। ठीक है, मतदान केंद्रों की संख्या भी 16% में वृद्धि की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च, 7 मार्च को मतदान होगा, जबकि मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा कोविड नियमों का भी यहाँ पर पालन करना होगा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा है कि जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुरूप उत्तराखंड में विधानसभा की चुनाव की तैयारियां की जा चुकी हैं और चुनाव में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। ठीक है, प्रदेश में इस समय पर 601 मैदान चिन्हित किए गए हैं, जहां पर अगर रैली करनी है तो उससे पहले 48 घंटे पहले परमिशन लेनी होगी। ठीक है, और जो भी कोविड के नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। ठीक है, कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, जान लेते हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले धड़ाधड़ फैसले किए गए हैं। दोस्तों, आचार संहिता लागू होने से पहले कुछ संवैधानिक पद हैं जो रिक्त चल रहे थे, सरकार ने उनको भर दिया है। फटाफट इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार ने कई ताबड़तोड़ फैसले लिए। सरकार ने रिक्त चल रहे संवैधानिक पदों को भरने में कोई भी देर नहीं लगाई। वहीं कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के हित में भी कुछ फैसले लिए हैं। वक्त न होने पर मंत्रियों ने ऑनलाइन के जरिए ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किए। कई ज्वलंत मुद्दों का इस बीच सरकार समाधान नहीं निकाल पाई। शनिवार को सरकार ने क्या क्या ऐसे ताबड़तोड़ फैसले लिए, यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई, कंडवाल महिला आयोग के अध्यक्ष बनी वरिष्ठ भाजपा नेत्री हैं कुसुम कांडवाल, इनको महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। महिला सशक्तिकरण विभाग के सचिव SC सेमवाल ने आदेश जारी किए गए। ठीक है, कुसुम कांडवाल भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और ये यमकेश्वर की रहने वाली हैं। इससे पूर्व में कौन थी? विजया बर्तवाल थी, जो कि यमकेश्वर के विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुकी हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ज्वाइन ना लेने करने वालों को लेनी होगी अनुमति। देखिए, सरकार ने क्या किया है, पिछले काफ़ी समय से काफ़ी सारे मतलब क्या किए हैं, प्रमोशन किए हैं, ट्रांसफ़र किए हैं। ठीक है, तो ऐसे कई जो लोग हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली आचार संहिता से पहले, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वेतन भुगतान के मामले में। लेकिन जिन्होंने अभी तक फिलहाल ज्वाइनिंग नहीं ली है, ट्रांसफ़र जिनका हो चुका है, प्रमोशन हो चुका है, लेकिन नई स्थल पर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है, तो ऐसे में उनको अब दिक्कत आ सकती है। अब उनको सबसे पहले चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब सारी पावर क्या है, चुनाव आयोग के हाथ में चली गई है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, सहकारी बैंक की 29 शाखाओं का लोकार्पण किया गया है सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा कई जो आदेश हैं वो बैकडेट में किए जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने ऐलान के साथ ही कहा कि राज्य में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो चुकी है। शनिवार अपराह्न के बाद अब सरकार नए कार्यों को वित्तीय मंजूरी देने के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश नहीं कर पाएगी। तो जो जरूरी काम होगा उससे पहले निर्वाचन आयोग से NOC लेनी पड़ेगी। ठीक है, और इस बीच सरकार जो तबादले आदेश नहीं कर पाई या कुछ नई योजनाओं को वित्तीय मंजूरी नहीं दे पाई, तो उनके आदेश आप बैकडेट में
कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और इम्पोर्टेंट नियुक्ति ये है, गीता खन्ना बाल आयोग की अध्यक्ष बनी। देखिए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में दून की डॉक्टर गीता खन्ना को अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले कौन थी? ऊषा नेगी थी। ठीक है, और उनके जो अन्य सदस्य थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। तो अब किसको बनाया गया है? डॉक्टर गीता खन्ना को। देख लीजिए शिलान्यास 54 लोकार्पण किए हैं, 13 धरने, 3 प्रदर्शन, 1 सभा, 1 रैली हुई है जस्ट आचार संहिता से पहले। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट नियुक्ति है दोस्तों, वंदना उत्तराखंड की नई बेसिक शिक्षा निदेशक बनी है। वंदना गब्रियाल बेसिक शिक्षा विभाग की नई निदेशक होंगी, नई डायरेक्टर होगी। डीपीसी की संस्तुति पर सरकार ने अपर निदेशक से निदेशक के पद पर उनको प्रमोशन दे दिया है। ठीक है, अभी तक प्रभारी निदेशक थे के रूप में काम कर रहे थे रामकृष्ण उनियाल। ठीक है, तो वंदना की जगह महानिदेशालय में अपर निदेशक के रूप में उनको तैनाती दे दी गई है। तो अब कौन बन गई है? वंदना गब्रियाल को बना दिया गया है नया डायरेक्टर। ठीक है, बेसिक शिक्षा का। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण न्यूज़, बागेश्वर का उत्तरायणी मेला इस बार फिर से रद्द हो चुका है। इस बार भी उत्तरायणी मेला कोरोना की भेंट चढ़ गया है। प्रशासन ने बढ़ते खतरे को देखते हुए मेला नहीं कराने का निर्णय लिया है। पहले 3 दिन कराने का निर्णय था, फिर बाद में मेला नहीं करने का निर्णय से लोग निराश हैं। ठीक है, साल भर से मेले का इंतजार कर रहे कारोबारी और लोक कलाकारों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। और अचानक ओमिक्रॉन के साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन ने शनिवार को दोबारा बैठक की, जिसमें 14 जनवरी से आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेले को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण 201 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई है यूके के द्वारा। कल दोस्तों हमने आपको बताया था कि यूके ने 3 इंपॉर्टेंट विज्ञापन जारी किए गए हैं यूके के द्वारा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 201 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ की है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी के अनुसार मत्स्य विभाग में निकले हैं मत्स्य निरीक्षक के कुल 28 पद निकले हैं। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ करने की तिथि है वो 20 जनवरी से और अंतिम तिथि है 5 मार्च। मत्स्य निरीक्षक के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो है मत्स्य विज्ञान में ग्रेजुएशन या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ भी। ठीक है, और गोविंद बल्लभ पंत या प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान का 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम भी चल जाएगा। ठीक है, और इसके लिए 100 अंकों की प्रश्न होगी, परीक्षा होगी। इसके अलावा उत्तराखंड सहकारिता विभाग गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्नगर के अंतर्गत राज्य के पर्यवेक्षक के भी 64 पद निकले हैं। इसके अलावा सहायक विकास अधिकारी के भी 6 और बीज परीक्षण सहायक के 1 यानी कुल 73 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसमें भी आप देख सकते हो 24 जनवरी से आप आवेदन करेंगे, 9 मार्च इसकी अंतिम तिथि होगी। इसकी शैक्षिक अर्हता है कृषि अर्थशास्त्र व वनस्पति विज्ञान में स्नातक की उपाधि। तो अगर आपका अर्थशास्त्र भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन पदों के लिए 100 अंकों की परीक्षा होगी। गन्ना विकास व चीन उद्योग विभाग के अंतर्गत भी गन्ना पर्यवेक्षक के भी पद निकले हैं। डेयरी विकास के अंतर्गत राज्य के दुग्ध पर्यवेक्षक के 9, कुल मिला के मतलब इसमें भी आपके 100 पद निकले हैं। ठीक है, 100 पदों की का निकाला गया है। ठीक है, विज्ञापन। ठीक, और विज्ञापन आप विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी कल। तो इन पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है 8 जनवरी से 12 मार्च तक है। इन पदों की जो शैक्षिक अर्हता है वो है इंटरमीडिएट कृषि या विज्ञान। ठीक है, तो इन पदों के लिए 100 अंकों की परीक्षा होगी और इस परीक्षा में आपको आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। तो अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से छूट रहेगी। तीनों नौकरियों के आवेदन के लिए अभ्यर्थियों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसके लिए फटाफट अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अच्छी पोस्ट हैं तीनों की तीनों। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण न्यूज़, सरकारी सुविधाएं नहीं ले पाएंगे सीएम और मंत्री। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देख लीजिए एक बार। आचार संहिता लागू होते ही अब राजकाज की सारी ताकत सरकार के हाथ से निकलकर सीधे तौर पर चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल सीमित स्तर पर ही कर पाएंगे। उन्हें वाहन की सुविधा भी अब सिर्फ आवास से दफ्तर तक आने जाने के लिए मिलेगी। शेष सभी कार्य उन्हें निजी संसाधनों से पूरे करने होंगे। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि आचार संहिता लगने के 24 घंटे के भीतर सरकारी वाहनों का मिसयूज रोका जाएगा। चुनाव कार्य के अलावा किसी भी अन्य कार्य के लिए सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सहित सभी जनप्रतिनिधियों को चुनाव कार्य निजी वाहन से निपटाने होंगे। सरकारी वेबसाइट से भी देखिए सीएम सहित मंत्रियों की फोटो 24 घंटे के अंतर्गत हटाई जाएगी। सरकारी विज्ञापन भी अब जारी नहीं किए जाएंगे। ठीक है, किसी निर्माण या खरीद या टेंडर जारी करना यदि जरूरी होगा तो उसके लिए भी आयोग की अनुमति लेनी होगी। और उन्होंने ये बताया कि अगले 24 घंटे में सभी सरकारी भवनों से पोस्टर, बैनर, होर्डिंग सब हटाए जाएंगे और इसके बाद 72 घंटों में निजी भवनों पर से भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 3-3 टीमें गठित की गई हैं और खर्च की सीमा भी बढ़ा दी। पर प्रत्याशी 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए
कर दी गई है, और लेकिन चुनाव दलों के लिए कोई सीमा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। देखिए, पहले से जारी विकास कार्य नहीं रुकेंगे, पूर्व में घोषित भर्ती परीक्षाएं हो सकेंगी, पूर्व में जारी योजनाओं के लाभ मिलते रहेंगे, शादी ब्याह जैसे निजी आयोजन पर कोई भी रोक नहीं लगेगी। ठीक है, सिंपल सा आप समझ लीजिए। मंत्री नहीं ले पाएंगे सरकारी बैठक, क्या नहीं होगा। देखिए, नई स्वीकृति, नया उद्घाटन, नया शिलान्यास नहीं होगा। नई योजना की घोषणा, अमल पर रोक रहेगी रोक। जारी हो जाएगा रिजल्ट में नई ज्वाइनिंग नहीं होगी, सीएम राहत कोष के चेक नहीं बांटेंगे। तो आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा दोस्तों कि पूर्व में घोषित परीक्षाएं हो सकेंगी। ठीक है, अगर स्टाफ अवेलेबल है तो हो जाएंगी। देखिए, जैसे हो ही रही है, 23 जनवरी को परीक्षा है। ठीक है, इसके अलावा अपर निजी सचिव की भी परीक्षा है, 23 जनवरी को आरओ की परीक्षा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यूकेपीएससी अपना काम करेगा। ठीक है, पूर्व में जारी योजनाओं के लाभ भी मिलते रहेंगे। ठीक है, और पूर्व में देखिए दोस्तों, जो अध्याचन जा चुके हैं यूकेपीएससी को दोस्तों, जो अध्याचन पहुंच चुका है तो वो भी यूकेपीएससी जारी करेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये आप मान के चलिए। ठीक है, जैसे कि अब आरओ की बात हो रही थी, काफ़ी सारे बच्चे इसमें प्रश्न पूछ रहे थे कि सर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का अध्याचन का क्या होगा। देखिए, वो अध्याचन 114 पदों पर यूकेपीएससी के पास पहुंच चुका है, तो अब वो डिपार्टमेंटल प्रोसेस रहेगी, उसका सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार ने अपना काम कर दिया है, अध्याचन भेज दिया है, शासन से स्वीकृत होके वो पहुंच चुका है यूकेपीएससी के पास। अब वो यूकेपीएससी की प्रोसेस है, वो उसको क्या करेगा, विज्ञापन को जारी करेगा। अब लेकिन बात आती है नए विज्ञापन की, तो वो नहीं जारी हो पाएंगे। नए विज्ञापन का मतलब कोई नए अध्याचन जारी नहीं हो पाएंगे, कि मतलब जैसे कोई नया पदों को सृजन करने की मांग की जाती है, तो वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो सरकार का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो विज्ञापन पहुंच चुके हैं यूकेपीएससी के पास वो होंगे। इसके अलावा जो भर्ती परीक्षाएं यूकेपीएससी के द्वारा करवाई जाएंगी वो कराई जा सकती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे 23 जनवरी को एग्जाम है, तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आचार संहिता का। ठीक है, यूकेपीएससी को बस स्टाफ की उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो स्टाफ चुनाव में बिजी नहीं है तो वो करवा देगा आराम से। ठीक है, और यूकेपीएससी का मैं आपको बताऊं, यूके जो पीएससी होते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं और जो वहाँ के कार्य मतलब कि जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, उनकी ड्यूटी चुनाव आयोग में मतलब चुनाव में नहीं लगती है। ठीक है, तो वो अपना काम करते रहेंगे, वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा बात करें प्रवक्ता के रिजल्ट की, तो प्रवक्ता का रिजल्ट क्या होगा, जारी होगा नहीं होगा, बिल्कुल जारी होगा। 15 जनवरी तक उम्मीद है कि वो जारी हो जाएगा। ठीक है, तो 15 जनवरी तक आपका प्रवक्ता का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, क्योंकि प्रवक्ता का रिजल्ट भी दोस्तों क्या एक विभागीय प्रोसेस है। यूकेपीएससी अपना काम कर रहा है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए हाँ कि ये इंपॉर्टेंट है कि जो जारी हो चुके रिजल्ट है उसमें नई ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आपका रिजल्ट जारी हो जाता है उसके बाद फिर आपका क्या होता है कि भाई यूकेपीएससी या फिर यूके क्या करेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, नई चयन सूची जारी करेगा, और आपकी जो नई चयन सूची है उसको शासन को भेजा जाता है। ठीक है, फिर उसको शासन से स्वीकृति मिल गई, उसके बाद सरकार का काम होता है कि आपको ज्वाइनिंग देना, क्योंकि विभागों को भेजा जाता है पत्र और फिर विभाग आपको क्या करता है, ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करवाता है, लेकिन उसमें सरकार का रोल होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भाई जो जारी हो चुके रिजल्ट है उसमें नई ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी सरकार के हाथ में पावर नहीं रह गई है, क्योंकि अब चुनाव आयोग के। तो कोई बात नहीं, जैसी नई सरकार बनेगी तो तुरंत आपको क्या हो जाएगा, अपना ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी ज्वाइनिंग नहीं होगी, जारी हो चुके रिजल्ट में अभी ज्वाइनिंग नहीं होगी, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, भाई जो प्रवक्ता का रिजल्ट है वो अपने समय पर जारी होगा, और जो आरओ की जो वैकेंसी है वो भी जल्दी जारी हो जाएगी। फरवरी में बोला जा रहा है, मेरे हिसाब से जारी भी हो जानी चाहिए। और देखिए 14 फरवरी को तो चुनाव है, तो 14 फरवरी के में भी बाद हो जाएगी, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो उसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 10 मार्च तक आपका काउंटिंग हो जाएगी, तो उससे पहले भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए कोई जो चीज़ जरूरी है तो उसके लिए भी प्रावधान दिया गया है कि आप एनओसी ले लीजिए, है ना। इसका मैं दोस्तों आपको एक प्रूफ बताता हूँ, फिर आप ज़्यादा इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, आज की न्यूज़ है टीजीटी पीजीटी भर्ती का फंसेगा विज्ञापन, लेकिन नीचे देखिए यूपीपीएससी की भर्तियों पर आचार संहिता का असर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। एक बार इस न्यूज़ को देखिए, पढ़ लीजिए, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए किस तरह से विज्ञापन जारी हो सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, देखिए ये होता है उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, यूपीएसईएसएसबी, ये एक ऐसी संस्था है दोस्तों जो कि वहाँ पर माध्यमिक शिक्षा जो माध्यमिक शिक्षा को भर्ती कराने वाली संस्था है। ठीक है, जैसे यहाँ पर यूके करवाता है तो वहाँ पर यूपीएसईएसएसबी कराता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि
टीजीटी और प्रवक्ता का तकरीबन 5,000 पदों के अध्याचन मिल चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही नई भर्ती भी फंस गई है। ठीक है, तो अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नई भर्ती के लिए भी चुनाव खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं संवैधानिक संस्था होने के नाते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने नई भर्तियों विज्ञापन जारी करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। यानी कि जैसे वहां यूपी पीएससी है, यहाँ पर यूके पीएससी, तो यूके पीएससी को कोई अड़चन नहीं आने वाली। ठीक है ना, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और सूत्रों के मुताबिक जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है को 39 विषयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 5,000 पदों का अध्याचन मिल चुका है। इसमें से पीजीटी के 23 और टीजीटी के 16 विषय शामिल है। अब प्रतियोगी छात्र नए विज्ञापन के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल आचार संहिता लागू होने के बाद अब नया विज्ञापन फंस गया और अभ्यर्थी को इसके लिए इंतजार करना होगा। साथ ही प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती फंसेगी। पिछले हफ्ते अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन देके इसके बारे में भी बताया था। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं। देखिए कि यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सहायक वन संरक्षक वन क्षेत्र अधिकारी की मुख्य परीक्षा टालनी पड़ेगी। दरअसल आयोग ने कैलेंडर में परीक्षा 7 मार्च को प्रस्तावित किया। 7 मार्च को आखिरी और 7वें चरण का मतदान है। हालांकि प्रयागराज की विधानसभा सीटों का चुनाव 5वें चरण में प्रस्तावित है, लेकिन परीक्षा में अन्य जिलों से अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। ऐसे में आयोग को परीक्षा टालनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, चुनाव के दिन कोई परीक्षा पड़ जाए तो उसको टालना पड़ेगा, लेकिन वो एक कानूनी पेच नहीं है, वो एक अव्यवस्था का पेच है कि भाई देखिए वहाँ पर उस समय पे चुनाव चल रहा होगा और ऐसे में पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, उसको कंडक्ट करवाना, तो यहाँ पर कोई कानूनी पेच नहीं है। ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं कि आचार संहिता लागू हो गई तो इससे कोई मतलब नहीं उसका लेना देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयोग जल्दी जारी करेगा परीक्षा कैलेंडर। तो आप यहाँ से सीधे सीधे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखिए कि देखिए यूपीपीएससी की भर्तियों पर आचार संहिता का असर नहीं होगा, वे अपने विज्ञापन को जारी करेंगे। ऐसे यूकेपीएससी भी अपने विज्ञापन को जारी करेगा, जो उसके पास विज्ञापन रहेंगे उनको जारी करेगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी अगर जो हम बात करें, जैसे जो ये यूपी SESSB की जो बात चल रही है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की बात चल रही है दोस्तों, ये जो भर्तियां हैं, ये 5,000 की जो भर्ती है, इस पर भी 15 जनवरी को विज्ञापन जारी करने की बात की गई है। ठीक है, मैं आपको इसकी एक और न्यूज़ में दिखा सकता हूँ। चलिए मैं उसको दिखाई देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक और न्यूज़, 15 जनवरी तक जारी हो सकता है टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, भारी बारिश के चलते चयन बोर्ड पर युवा मंच के पूर्व घोषित आंदोलन के स्थगित होने के बाद युवा मंच प्रयागराज इकाई सचिव शीतला ओझा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम के उप सचिव नवल किशोर से वार्ता की। वार्ता में उन्होंने 15 जनवरी तक टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया है। बताया कि विज्ञापन के संदर्भ में चयन प्रक्रिया पहले से जारी है। ऐसे में आचार संहिता लागू होने से विज्ञापन जारी करने में किसी भी तरह का समस्या नहीं है। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, फिर भी कोई भी समस्या नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि यूकेपीएससी के द्वारा भी जो भर्ती निकाली जाएगी उसमें कोई भी समस्या नहीं है। और देखिए, जो अब उस अखबार में जो न्यूज़ है वो UPSEEB की जब बात चल रही है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन ना स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की जो बात चल रही है, वही ये बात चल रही है। तो यहाँ पर ये साफ साफ जब अधिकारी कह रहे हैं कि भाई विज्ञापन के संदर्भ में चयन प्रक्रिया चल रही है पहले से, तो आचार संहिता लागू होने पर विज्ञापन जारी करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो पद आ चुके होंगे उनमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हाँ, ये है कि नए अध्याचन में दिक्कत है। ठीक है, कि अब कोई विभाग से नए पदों को मांगे, वो मुश्किल हो पाएगा। ठीक है, वो अभी जब तक आचार संहिता है तब तक वो लागू नहीं हो पाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर भी आपके पास एक मौके है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बना के आऊँगा। देखिए टीजीटी पीजीटी, अब आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकलने वाली है। और लास्ट टाइम क्या हुआ था कि LT 8 अगस्त को पेपर था LT का उत्तराखंड में, और यूपी में टीजीटी पीजीटी का पेपर था। कई सारे अभ्यर्थियों ने यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म ही भरा था। तो इसके अलावा यानी कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और आ रही है। यूपी में 5,000, वैसे देखा जाए तो 7,000 है। ठीक है, मिला मिलू के। ठीक है, तो 7,000, वैसे मांग की जा रही है 22,000 की। ठीक, तो कुल मिला के इतने पदों पर भी विज्ञापन अभी दोस्तों जारी होने वाला है। तो मौके आपके पास कई रहेंगे जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको आई होप कि क्लियर हो चुका होगा कि क्या क्या अब होने वाला है आचार संहिता में, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।